जय हिंद मैडम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर, एक ईपी का केस करते हुए एक नई चीज पता चली ईपी में। जो जैसे सीआरआई गाइडलाइंस के अंडर बिजनेस मेथड्स रिलेटेड जो पेटेंट्स रहते हैं ना, वो स्टिल हम्म। नॉट पेटेंटेबल है। तो ईपी के हम्म। केस में वो पेटेंटेबल होते हैं। तो हम्म। केस में क्या करना रहता है कि अपने को नॉन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिटेल्स निकालने रहते हैं उसके, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मतलब टेल द व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दैट टेक्निकल इफेक्ट। और टेक्निकल अगर एडवांसमेंट शो कर देते हैं ना, तो उसकी बेसिस पे वो पेटेंटेबल और इन्वेंटिव स्टेप उसके शो हो जाते हैं। आपने किसकी बात की, कौन सी पेटेंट की? ईपी के लिए यूरोपियन, जो यूरोपियन पेटेंट्स जुडिशल। में वहां पर हाँ। भी बिजनेस मॉडल वाले पेटेंट्स पेटेंटेबल नहीं है? नहीं नहीं, वहाँ है। वहां है। हाँ, इंडिया में नहीं है बट वहाँ हाँ। पे हो जाते हैं। ओके। मतलब अगर वो सीआरआई से रिलेटेड है एंड बिजनेस मेथड है कोई, तो वो हम्म। यूरोप में हो जाते हैं। जी। 136 से हमें कंटिन्यू करना है मैडम। क्या आप रिकॉल करेंगे 136 क्या है? हाँ, 135 कन्वेंशन एप्लीकेशन था एंड 136 उसके स्पेशल प्रोविजंस हम्म। डिसाइड करता है कन्वेंशन एप्लीकेशंस की ही, कि सपोज अगर किसी एप्लीकेंट ने मल्टीपल कंट्रीज में फाइल करी हुई है एप्लीकेशन, तो जो फर्स्ट जिस कंट्री में फाइल करी होगी, दैट इज कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ प्रायोरिटी। हम्म। एंड सपोज अगर पोस्ट डेट कर रहे हैं वो, तो इस केस में मतलब मैक्सिमम 12 मंथ्स अलाउड होते हैं। बट अगर टाइम पीरियड ही अपने पास 12 मंथ्स का नहीं बच रहा है, क्योंकि विद इन 12 मंथ्स अपने को फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी पर्टिकुलर कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। सो पोस्ट डेटिंग अगर कर रहे हैं,
एंड अपने पास उतना टाइम, टाइम लिमिट सिर्फ 6 मंथ्स तक ही बचा है या 2 मंथ्स का ही बचा है, तो सिर्फ उतने महीने ही पोस्ट डेट हो पाएगी, उससे ज्यादा वो पोस्ट डेट नहीं हो हम्म। पाएगी। तो टर्म मतलब जो पेटेंट का रहता है वो कैलकुलेट से मतलब होता है जो कन्वेंशन एप्लीकेशन फाइल कर रहे होते हैं वहां से। जी मैडम। तो बेसिकली यही इसमें डिस्कस किया हुआ है। देन सेक्शन 137 बताता है मल्टीपल प्रायोरिटीज के बारे में। तो प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स के बारे में, तो अगर डिफरेंट डिफरेंट मतलब दो तीन एप्लीकेशन है सपोज, एंड तीन मतलब बेसिक एप्लीकेशंस है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में फाइल हुई है, एंड देन सबको कंबाइन करके इंडिया में फाइल कर किया गया है, वो सब एक ही इन्वेंशन से रिलेटेड थी। तो प्रायोरिटी डेट जो होगी वो सबसे फर्स्ट फाइल जो इन्वेंशन है उसकी होगी। बट जो प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स रहेगी वो तीनों इंडिविजुअल एप्लीकेशन जो है उनकी ही रहेगी। तो हम्म। दैट इज अबाउट प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम्स। एंड अदर थिंग इज कि जो आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एज अ कन्वेंशन एप्लीकेशन इंडिया में जो सबमिट करेंगे उसकी फीस आपको, अगर तीन एप्लीकेशन थी स्टार्टिंग में अलग अलग, तो फीस आपको हम्म। तीन की पे करनी पड़ेगी, सिंगल की नहीं होगी, आपको तीन की फीस पे करनी पड़ेगी। जी। बट वो बन बाद में एक ही जाएगी। हाँ, वो एप्लीकेशन एक ही कहलाएगी लेकिन फीस आपको तीन की देनी पड़ेगी। हाँ, तो यहाँ पर भी 12 महीने का क्लोज है। और यहाँ पर भी हम्म। पोस्ट डेट आप कर सकते हो, 12 महीने तक 12 कर सकते हो, 12 उससे मंथ्स। ज्यादा नहीं जाएगी। हाँ हाँ। और मतलब विद इन मतलब टाइम लिमिट ऑफ 12 मंथ्स उसमें भी वो भी कंसीडर किया जाएगा। जी। 138 मैम। 138 सर, वो भी सप्लीमेंट्री प्रोविजंस के बारे में ही डिस्कस करता है, हम्म। जिसकी कन्वेंशन एप्लीकेशन थी। सो इसमें सर्टिफाइड कॉपी जो रहती है, जो एग्जैक्टली। मेन मेन मतलब जो जहाँ पे बेसिक एप्लीकेशन अपन ने हम्म। फाइल करी है वहां से सर्टिफाइड कॉपी विद इन 3 मंथ्स अपने को सबमिट करनी रहती है। प्लस अगर वो किसी दूसरी लैंग्वेज में है देन वी हैव टू सबमिट द ट्रांसलेटेड कॉपी एज वेल। हम्म। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन एक लगता है, सर्टिफाइड कॉपी लगती है डेट ऑफ प्रायोरिटी के लिए, और इन सब चीजों के लिए सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंट्री अपने को सबमिट करनी रहती है। हम्म। प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट यानी सर्टिफाइड कॉपीज। एंड अगर प्रायोरिटी अदर लैंग्वेजेस में है तो इंग्लिश में हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। कॉपी यस। भी चाहिए। प्रदीप सर 139। So 139, all the conventional or PCT application will be treated as ordinary applications, like all the patent rules and uh, act specifications will be applied on them. संजय मैडम 140। सर 140 इज certain restrictive conditions that are applied. कौन कौन So सी है? like it's like किसी को अगर अपन ने लाइसेंस प्रोवाइड किया है एंड वी आर आस्किंग देम कि अगर अगर हमसे लाइसेंस लिया है, तो लाइसेंस पेटेंट जो है, तो जो ग्रांटेड पेटेंट है उसके अलावा भी जो कोई ऐसा उनका प्रोडक्ट है जो कि ग्रांटेड नहीं है वो भी खरीदो, तो दैट इज मतलब दैट विल बी कंसीडर्ड एज दैट टर्म एंड कंडीशन, दैट विल बी कंसीडर्ड एज वॉइड। देन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपने कोई वेंडर फिक्स कर दिया कि अगर अगर हमसे नहीं ले रहे हो तो किसी और से भी नहीं ले सकते, अगर और अगर या फिर बोल दो कि इसी पर्टिकुलर वेंडर या सेलर से खरीदना है, तो ये भी टर्म्स एंड जो कंडीशंस रहती है वो भी मतलब गलत होती है। फिर एक होती है कि अगर आपने कोई किसी से लाइसेंस लिया है एंड उसको बोल रहे हैं कि अगर वो उस फील्ड में कोई भी रिसर्च करेगा तो उसका भी वो लाइसेंस अपने को ही प्रोवाइड करेगा, तो क्या दैट इज कहते हैं उसे? ऑल्सो एक्सक्लूसिव ग्रांट एक्सक्लूसिव बैक। लाइसेंस, एक्सक्लूसिव ग्रांट। एक्सक्लूसिव ग्रांट बैक। ओके ओके। हम्म।
तो ये भी वॉइड कंडीशंस आएंगी। एंड देन एक वैलिड कंडीशंस होती है कि सपोज अपना कोई प्रोडक्ट है तो उसके रिपेयर पार्ट्स की अगर अपन ने कंडीशंस रखी है हम्म। कि उसके रिपेयर पार्ट्स तुम्हें हमसे ही खरीदने होंगे, लाइसेंसी को अगर बोल दिए, तो दैट इज कंसीडर्ड, दीज टाइप ऑफ कंडीशंस आर कंसीडर्ड। हम्म। एक होता है कोहेसिव पैकेट लाइसेंसिंग, वो क्या होता है? वो होता है कि अगर आप एक ही कोई में, अगर आपके पास पेटेंटेड प्रोडक्ट है दो तीन, मैं किसी एक का लाइसेंस लेना चाहता हूँ, आप कहते हैं कि नहीं, अगर आपको लाइसेंस लेना है तो पूरा ही लाइसेंस लेना पड़ेगा सारे तीनों के तीनों प्रोडक्ट का, तो उसे कहेंगे कि कोहेसिव पैकेट लाइसेंसिंग इज आल्सो अ वन टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन एंड इट इज वॉइड, नहीं चलेगी वो। ओके। जी। 141 प्रदीप सर। सर 141 नोटिस रहेगा अगर पेटेंटी को, अगर पेटेंट सीज होने वाला है तो प्रायर टू दैट 3 मंथ्स नोटिफाई कराना पड़ेगा जो भी लाइसेंसी रहेगा या और भी किसी से मॉर्गेज लिया है, जो भी पर्सन्स रजिस्टर्ड में एंटर्ड है उनको नोटिफाई करेगा वो 3 मंथ्स प्रायर। जी। शीतल मैम 142। सर 142 इज अबाउट फीस सर, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी एप्लीकेशंस ग्रांट ऑफ पेटेंट्स के लिए है शैल बी पेड टू प्रोसीड। हम्म। देन रिन्यूअल फी कब तक पे करनी होती है? सर विद इन 3 months ऑफ द रिकॉर्ड हम्म। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय extended by it can be extended by again 3 months or 6 मंथ। 6 मंथ। yes sir। फॉर्म 30 यूज करेंगे फिर इसके लिए एक्सटेंशन, नहीं नहीं। सॉरी फॉर्म 4 हाँ, यूज फॉर्म होगा। 4 ही है। सर और इसकी for फीस? per month 480 rupees। 480 रुपीज पर मंथ। हाँ, बाकी ओके। तो रेन्यूअल का फीस वो जैसे एवरी हम्म। इट इज डिफरेंट राइट। हम्म। पहले 2 बरस की तो रिन्यूअल फीस हम फॉर्म नंबर 1 के साथ ही फाइल करते हैं। 4 months 800 rupees, हम्म। उसके नेक्स्ट 4 years it will be how much sir? 2400। 2400, then 4800 for next 5 years। उसके बाद लास्ट 5 years के 8000 rupees होंगे सर पर ईयर। परफेक्ट। सारिका मैडम 143। 143 में सर रिस्ट्रिक्शन है पब्लिकेशन के ऊपर, 3 कंडीशन है, वो 11A में भी दिया है, वो सेक्शन 9 में आता है। विद इन 12 मंथ में हमने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन नहीं फाइल किया तब अबेंडेंट हो जाता है वो। फिर सेक्शन 35 में आता है, सीक्रेट डायरेक्शन है तो, और विड्रॉन किया है फॉर्म नंबर 29 से तो पब्लिकेशन नहीं होता। जी। संघवी मैम 144। 144 में सर मेंशन है कि जो एग्जामिनर की जो रिपोर्ट्स रहती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है। एंड वो अंडर सेक्शन 14 उसमें आता है कि जो फॉर्म 18 अगर फाइल किया हुआ है तो वो 3 मंथ्स में उनको रिप्लाई करना होता है कंट्रोलर को, एंड फॉर्म 18 है तो 2 मंथ्स में करना होता है। तो वो जो कंट्रोलर के पास रिपोर्ट जाती है वो कॉन्फिडेंशियल रहती है, वो पब्लिक नहीं होती है। इनकेस अगर जी। कभी डिमांड करी गई हाई कोर्ट के थ्रू तो वो पब्लिश करी जाती है, अदरवाइज पब्लिश नहीं, वो हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करी जाती है, अदरवाइज वो कॉन्फिडेंशियल ही रहती है। जो एग्जामिनर के थ्रू कंट्रोलर को जो भी फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट गया, वो हम्म। कॉन्फिडेंशियल रहता है। हाँ, फिर जो कंट्रोलर उस रिपोर्ट को यूज करके एफआईआर बना के देगा, दैट इज पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ हम्म। एफआईआर टू द एप्लीकेंट। और आपने दूसरी चीज क्या कही जो कॉन्फिडेंशियल रहेगी? एग्जामिनर की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल रहती है। हाँ, बस उतना ही ना, हाँ और हाँ कुछ उतना नहीं। ही। हाँ बस फॉर्म्स बताए थे कि वो 18 मंथ्स वाला, कौन सा वाला? मतलब फॉर्म 18 अगर फाइल करते हैं तो वो एग्जामिनर 3 मंथ्स में
प्रोवाइड करता है कंट्रोलर को वो रिपोर्ट, हम्म और फॉर्म हम्म 18A में 2 मंथ्स में। जी 145 प्रदीप पाल सर। इट्स पब्लिकेशन रेगुलर इंटरवल पे पेटेंट ऑफिशियल जनरल में होता है, वैसे एक्चुअली एवरी फ्राइडे रहता है। 146 शीतल मैडम। Sir, 146 is all about information from patentees. To call for information from patentees, ये generally it is about form 27. अगर कंट्रोलर डिमांड करते हैं तो फिर विद इन 2 months patentee has to file form 27. एंड 6 months के इंटरवल भी होते हैं सर, लाइक अगेन दे के नॉट 6 month इंटरवल, दे हैव टू कीप इट। सो दिस, कंट्रोलर 6 महीने के बाद दोबारा मांगेंगे इंफॉर्मेशन, और हाँ, कंट्रोलर जब भी मांगे तो 2 महीने के अंदर के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है। फर्निश करना है अबाउट फॉर्म 27 वर्किंग ऑफ पेटेंट। हाँ जी 147 सारिका मैडम। सर एविडेंस है यहाँ पे, एविडेंस कंट्रोलर की साइन कॉपी जो भी रहेंगे प्राइमा फेसी एविडेंस कोर्ट में, एनी ऑल इंडिया में एविडेंस के तौर पे माने जाते हैं। 148 डॉक्टर दिनेश सर। सर जी गुड इवनिंग। गुड सर इवनिंग सर। डिनर कर रहा था। वैसे जी 148 वो है लीगल डिक्लेरेशन बाय गार्डियन। एग्जाइंट एंड लुनेटिक्स, हम्म यही है ना सर? जी तो सर। इसमें इसमें वो कोर्ट अपॉइंट कर सकता है कोई हम्म पर्सन, इन केस हम रिक्वेस्ट करेंगे तो, या अदरवाइज जी उसका सर। जो गार्डियन है वो भी हेल्प कर सकता है उसको। जी सर। 149 तन्वी मैम। सर 149 इट्स लाइक एनी ऑफलाइन अगर कम्युनिकेशन करनी है कंट्रोलर से तो वो बाय स्पीड पोस्ट के थ्रू होती है। जी 150 प्रदीप पाल सर। इट्स अबाउट सिक्योरिटी कॉस्ट। तो नॉन रेजिडेंट पर्सन रहेंगे, उनको एडवांस में लीगल कॉस्ट सबमिट करना पड़ता है जो सिक्योरिटी। किस पर्पस के लिए? इन केस कोई ऑफ एक कोई इन पर्पस। केस ऑफ कोई हम्म इन्फ्रिंजमेंट सूट करा है, या मोस्टली इन्फ्रिंजमेंट सूट के केस में। हम्म 151 ओपोजिशन भी करते हैं ना सर, अगर हाँ, बाहर के लोग प्री ग्रांट या पोस्ट ग्रांट, तो उसके अंदर भी सिक्योरिटी ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी। जी अब 151 शीतल मैम। सर ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट टू कंट्रोलर, मतलब जो कोर्ट में जो भी ऑर्डर्स या डिक्री जो भी होगा वो डायरेक्टली इट विल बी ट्रांसफर टू कंट्रोलर। लाइक फॉर एग्जांपल सेक्शन 10106 है वैसे, हम्म और वो जो भी होगा सर वो एंट्री एंड रेफरेंस विल बी देयर इन द रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स कि रजिस्टर में एंट्री होना है। जी दैट्स ऑल सर। 152 ओमिटेड। 153 सारिका मैडम। 153 में है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेटेंट। इसमें फॉर्म हम्म नंबर 30 फाइल करके हम पेटेंट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मांग सकते हैं एनी पर्सन। हाँ यहाँ पर कॉपी की बात आती है या 154 में आएगी ना वो? सर यहाँ पे ओके। शायद इंस्पेक्ट और जर्नल, तो इंस्पेक्ट जर्नल इंस्पेक्शन की बात है। फीस भी हाँ लगती है और रूल भी कुछ है। रूल 134 है इसमें शायद। रूल रूल 134 फीस है ना वन 320 रुपीज। 480 रुपीज, 480 रुपीज सर। 483 ओके 480 है सर इसमें फीस शायद, और रूल 480 134। to inspect journal it is 480 rupees under rule 1 परफेक्ट। अंडर रूल 134। 134।
जस्ट अ मिनट। हम्म 153 section, rule number 134 and 480 rupees. फोर एट्टी नहीं है सर? जी सर। 480 है ना? जी सर। 154 वापस सांघवी में। सर 154 इज अगर जो अपना डॉक्यूमेंट है वो हो जाता है या कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो देन इन दैट केस फॉर्म 30 फाइल करके 1600 रुपीज पे करके अपन सर्टिफाइड कॉपीज फिर से निकलवा सकते हैं। एंड उसके लिए अपने को स्टेटमेंट भी देना रहता है कि वाई एंड हाउ इट इज लॉस्ट। लॉस्ट कैसे हुआ था, इन हाँ केस हाँ। ऑफ लॉस्ट। हम्म। 155 क्या ये हम जब 28 सेक्शन 28 में जो हम करते हैं इन्वेंटरशिप का सर्टिफिकेट, उसकी भी जो कॉपीज लेने की बात है, क्या वहां पर भी ये सेम थियरी एप्लीकेबल होगी? वहां पर ये अगर उसमें भी मेंशन्ड है कि अगर हो गया है हम्म देन अंडर सेक्शन 70A आप मान सकते हैं दोबारा से। मगर वहां पर भी स्टेटमेंट देना पड़ेगा। हम्म। सर यहाँ पे रूल नंबर 152 आएगा, 154 रूल नंबर 1 32। बहुत बढ़िया मैडम। 155 प्रदीप पाल सर। रिपोर्ट टू पार्लियामेंट, कंट्रोलर का जो एनुअल रिपोर्ट होगा वो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में अभी दिया था प्रेजेंट। उन्नत पंडित जी ने। 156 कौन थे फिर? संगीत मैडम, प्रदीप पाल सर, फिर शीतल मैडम। Sir, just like design 20 section patent to bind government. यहाँ पे like sir, ये यही है ना, गवर्नमेंट also will be like a normal person, जी मैडम। natural person. एक्सेप्ट 99 to 103, बट यहाँ पर वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट हाँ सेक्शंस तो दिए गए हैं। 157 सारिका मैम। सर इसमें राइट है गवर्नमेंट का जो भी फॉरफिटेड आर्टिकल है वो सेल और यूज करने का। 157A। दिनेश सर, आप खाना खा रहे हैं तो मैं दूसरे से नहीं पूछता सर, हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। 157 है सर, प्रोटेक्शन है सर। सिक्योरिटी सर। सिक्योरिटी, हाँ जी हाँ। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से अगर एप्लीकेशन कंसर्न है तो उसकी पब्लिकेशन नहीं करने दी जाएगी, और अबेंडेंट भी करवा सकते हैं। एंड पेटेंट अगर है कोई तो उसे रिवोक भी करवा सकते हैं। कौन करवा जी, सकते हैं? सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। जी 158 संघवी में। सर हाई कोर्ट के पास पावर होती है रूल्स बनाने के लिए। वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के रूल की बात हो प्रोसीडिंग, रही है। हाँ वो टाइमलाइन मतलब चेंज कर सकते हैं जी कि अगर कुछ कोई टाइमलाइन है विद इन 3 मंथ्स होना है तो वो उसको 4 मंथ्स कर दें स्टेप से। जी, मगर हाई कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होती है पेटेंट के रिलेटेड, उसकी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ। 159 प्रदीप पाल सर। Central government can make the rules after giving notification in official gazette.
पहले वो क्या होगा, पब्लिश होगा। पब्लिश के बाद पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए, पब्लिक फीडबैक के लिए, फिर क्या होगा सर उसका, के पार्लियामेंट में बाद जाएगी। both houses of parliament at least हम्म 30 days in one go or multiple go, both houses में present होगा। और ये दोनों चीज होने के बाद फिर वापस वो एक नोटिफाइड गेजेट के अंदर आके नोटिफिकेशन में आएगा, तब से वो इम्प्लीमेंट बना जाएगा। Yeah. सर ये 160 वन शीतल गो का क्या है, मल्टीपल गो भी एक बार रही 30 दिन के लिए, फिर दोबारा फिर 30 दिन 30, के लिए जाएगी? नहीं 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 सर, 30 दिन में चाहे वो एक बार पढ़ी जाए या फिर 2-3 बार पढ़ा जाए। ओके, मतलब 30 दिन में फाइनल हो होगा ही सक होगा। हाँ, होगा ही होगा, वो 30 डेज का ही बात है। या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। हाँ, वो भी कर सकती है पार्लियामेंट, एक्सेप्ट भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। और दोनों हाउसेस से एक्सेप्ट होगा तब जाके फिर पब्लिक में ओपन आएगा, जी पब्लिश हो। जी, नोटिफाई होगा, फिर नोट ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई होगा, फिर उसे पब्लिकेशन नहीं कहेंगे। अभी नोटिफिकेशन, अच्छा पब्लिकेशन नहीं हाँ, कहेंगे। नहीं, फिर नोटिफाई तो हो गया, यानी तो वो दो, रूल बन गया। अच्छा वो बोलेंगे अभी फिर पब्लिक से कब लेते हैं हम ओपिनियन, वो पहले लेते पहली हैं बार, और पहली बार, हाँ हाँ, सबसे पहले पब्लिक से ओपिनियन लिया जाता है, फिर हम हाउसेस में प्रेजेंट करते हैं। फिर हाउसेस में प्रेजेंट करते हैं विथ ऑल दी ओब्लिगेशंस। जी जी, राइट सर। जैसे भी डिजाइन के केस में हुआ है, डिजाइन के अभी पब्लिक ओपिनियन के लिए आया है, देन वो हो जाएगा amendment के लिए। सर ये थोड़ा बता बाकायदा, देना कि क्या आया है अभी, अमेंडमेंट डिजाइन का एक आया था ना बीच में, मैंने। हाँ सर, अभी अभी बताता हूँ, अभी जी बताता हूँ। ओके, अभी 2 ही सेक्शन है, इसके बाद करते हैं। ठीक है। 160 सारिका मैम, नहीं प्रदीप पाल सर थे ना शीतल में। सर हाँ वो सर, 160 बताया ना, both houses of हाँ, parliament। both rules to be placed before parliament, ओके 30 days वाली बात सर। जी, वो 160 वाली बात है ना, हाँ, पार्लियामेंट में रूल्स जाएंगे। यस यस सर, ओके, like it will be placed. 161 तो ओमिटेड है। 162 मैडम, सारिका मैडम। 162 दिनेश सर। सर रिपील एंड सेविंग्स यही है कि जो पुराना कानून लागू है, तो वो पुरानी हम्म एप्लीकेशन पुराने कानून किससे चलेगी, नई एप्लीकेशन नए कानून से चलेगी। जो इंटरमीडिएट एप्लीकेशंस हैं वो जो फंसी हुई हैं, है ना, जो पेंडिंग है, तो वो मेरे ख्याल से पेंडिंग एप्लीकेशन नए से चलेंगी सर। जी सर, जो ग्रांट नहीं हुई है अभी तक, वो नए कानून से चलेगी, यहाँ पर नया कानून एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे फॉर्म नंबर 27 एप्लीकेबल हो गया है, जो भी अभी की एप्लीकेशन है जो पहले से फाइल थी, बट उस पे एप्लीकेबल हो चुका है फॉर्म नंबर 27। अब उनको कितने बरस में फाइल करना है, 3 बरस के बाद। अगर वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोट कर सकते हैं वहां पर। परफेक्ट, तो ये रहा हमारा 163 तक। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं। सर क्या 3 years बता रहे थे सर आप, मैं सॉरी मैं वो। मैडम, अगर पूछा जाए आपसे वाइवा में कि हाँ जो पेंडिंग एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो फाइल हुई थी पहले, तो क्या उस पे नया कानून लागू होगा या पुराना कानून लागू होगा? तो आंसर है नया कानून लागू होगा। एग्जाम्पल है उसका फॉर्म नंबर 27। ओके जो भी फाइनेंशियल ईयर, कौन सी ग्रांट कब हो रही है, एप्लीकेशन फाइल कभी भी हो, यानी पेंडिंग एप्लीकेशन की बात है। जो एप्लीकेशन फाइल्ड होती है ना, उसे पेंडिंग एप्लीकेशन कहते हैं। ओके ग्रांट होने के बाद उसे पेटेंट कहते हैं। तो हम्म फाइनेंशियल ईयर किस ईयर में ग्रांट हो रहा है, उसके हिसाब से फॉर्म नंबर 27 की 3 बरस की लिमिट लग गई है। यानी आज से 10 बरस पहले भले ही ना पेटेंट फाइल हुई हो, मगर अब वो ग्रांट हो रही है, तो उस पे कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, नया न्यू या पुराना? न्यू न्यू। न्यू। अब हम शीतल मैडम के ही पोस्ट को देखेंगे। शीतल मैडम ने पोस्ट बना के भेजा है।
सर SETHI वो नहीं है सर। एस SHEETAL वो तो ठीक है। सेठिया जो है उसमें आप SH नहीं आएगा, SE आएगा, H निकाल दीजिए। हाँ हाँ यही बात है सर। करेक्ट। तो मैडम ने पोस्ट ये रही। दिनेश सर, जो डिजाइन एक्ट जो अभी पब्लिश्ड हुआ है, अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुआ है, पब्लिश जो है पब्लिक फीडबैक के लिए, क्या क्या अमेंडमेंट है उनके अंदर? सबसे पहला 1, एक्सटेंड डिजाइन प्रोटेक्शन टू GUIs, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आइकॉन्स, एनिमेशंस एंड अदर डिजिटल वर्चुअल डिजाइन। अब GUI को भी आप डिजाइन के तौर पे रजिस्टर करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग मूवमेंट एंड ट्रांजिशन। कोई मूवमेंट वाला भी अगर कोई GUI इमेज है आपके पास तो उसे भी डिजाइन के तौर पे रजिस्टर करवाया जाएगा इन फ्यूचर। जा सकते हैं नहीं बोलूंगा, अभी करवाया जाएगा। नंबर 1 अमेंडमेंट। सेकंड, लिमिट्स सर सॉरी कॉपीराइट सॉरी सॉरी जयवीर सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को बीच में ना कोई आ गया था, मैं सुन नहीं पाया। कुड यू प्लीज जी रिपीट? सर एनिमेशन को, फर्स्ट पॉइंट है कि एनिमेशन को भी अब डिजाइन करवाया जा सकेगा इन फ्यूचर, ओके अगर ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाता है तो। ओके सर। दूसरा पॉइंट, लिमिट्स कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर अनरजिस्टर्ड बट रजिस्ट्रेबल डिजाइन टू 15 years, प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ लॉन्ग टर्म कॉपीराइट। यानी जो कॉपीराइटेड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन है, अगर वो डिजाइन की कैटेगरी में आता है तो फिर डिजाइन में वो 15 बरस तक ही रह पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। हालांकि ये पहले भी रूल है, मगर वहां पर एक लिमिट्स थी कि कॉपीराइट जब 50 आर्टिकल पे एप्लीकेबल होगा तब जाके वो डिजाइन की कैटेगरी में आएगा। बट अगर यहाँ पर कोई पर्सन कॉपीराइट को ही डिजाइन बनाना चाहता ही है तो उसका टर्म कम हो जाएगा, वो वाली बात है। तीसरा पॉइंट, मतलब अलाउज, मतलब अब कॉपीराइट से डिजाइन हम कन्वर्ट करवा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो जो है लिमिट टर्म जो है वो उसी को वो डिजाइन की हो जाएगी कॉपीराइट की जगह। जी सर। जी। थर्ड पॉइंट है, अलाउज डिजाइनर टू फाइल विद इन 12 months ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर रिगार्डलेस ऑफ मोड ऑफ डिस्क्लोजर। चाहे यहां पर किसी ने पहले क्या था कि सेक्शन नंबर 21 में ये कहा गया था कि एग्जीबिशन में जाओ उससे पहले फॉर्म नंबर 9 फाइल करो एंड 6 महीने के अंदर अंदर डिजाइन फाइल कर दो। अब ऐसा कुछ नहीं, पहले कुछ फाइल नहीं करना, आपने जब भी डिस्क्लोज किया हो डिस्क्लोजर से 12 महीने के अंदर अंदर डिजाइन फाइल कर दीजिए, तो उसे एंटिसिपेशन उस डिस्क्लोजर को नहीं माना जाएगा। द सेम एज सेक्शन नंबर 31 ऑफ पेटेंट एक्ट। इज इट ओके दिनेश सर? जी सर जी। ये अपना वो हो गया ना, इसका कौन सा सेक्शन है डिजाइन का? ये 31, पेटेंट का 31, नहीं नहीं, डिजाइन का डिजाइन का 21। 21 जी। 21। नेक्स्ट पॉइंट, introduces confidentiality option for design publication up to 30 months, reducing risk of copyright copying before launch। जो कॉन्फिडेंशियलिटी का जो डिस्क्लोजर है, गुड फेथ में जब हम बात करते थे तो डिजाइन पब्लिकेशन अप टू 30 months, reducing the risk of copying before launch। ओके सर, इसकी बात ऐसी है कि जो डिजाइन फाइल हुई है जब तक वो पब्लिश्ड नहीं हो जाती है तो उसके बीच का जो 6 महीने का इनकम्प्लीटनेस का जो पीरियड था
वो एक्सटेंड होके अब हो रहा है 30 मंथ्स, क्योंकि वो 6 महीने में इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करना भी डिफिकल्ट होता है। तो ये बात यहाँ पर लिखी है शायद, अब ये 4th पॉइंट में कंफर्म नहीं हूं, बट वही वाली बात पे जा रही है चीज। शीतल मैडम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? एक मिनट सर, ये लास्ट पॉइंट समझ नहीं आया। सर अभी डिजाइन जब फाइल होती है तो वो फाइल होने से जो पब्लिकेशन होता है या फिर इनकम्प्लीटनेस होती है वहां पर, तो वो इनकम्प्लीटनेस कितने महीने में कंप्लीट करनी होती है करंटली? 3 या 6 6 महीने महीने में में। सर, 6 महीने में। 6 हाँ, months. अब वो पीरियड बढ़ के हो सकता है 30 मंथ्स। ओके सर। फिर दूसरा पॉइंट नंबर 5 provides statutory damages up to rupees 50 lakhs for willful design infringement, enhancing enforcement। अब जो 25,000 और 50,000 छोटी सी पेनल्टी थी, अब वो पेनल्टीज बढ़ा के हो सकती है 50 लाख रुपए अगर डिजाइन का इंफ्रिंजमेंट होता है तो। दैट इज दी अनदर स्टेच्यूटरी डैमेजेस क्लोज एडेड टू न्यू पब्लिकेशन। अंडरस्टूड दिनेश सर, और एनी डाउट? सर पहले था ना फिर है 25 अप टू 50 तक 50,000 थाउजेंड। रुपये से मैडम, ये हाँ 50 1000, लाख रुपये है। वही बोल रही, इतना ज्यादा सर? हाँ मैडम, वो तो अप टू है ना मैडम, आप अप टू कर रहे हैं, अप टू यानी 50 लाख लिखे हाँ और 50,000 भी बोलो, पेनल्टी उतनी भी आ हाँ। सकती है, 5 लाख भी आ सकती है, अप टू है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट है एडॉप्ट्स 5 + 5 + 5 years ऑफ प्रोटेक्शन मॉडल अलाइंड विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कॉमर्शियल रिलेवेंस। अभी क्या है कि डिजाइन आप जैसे फाइल करते हो, आपको बाय डिफॉल्ट 10 ईयर का एक साथ में ही एक्सटेंशन मिल जाता है। अब वो रिड्यूस होके हो जाएगा 5 years +5 years +5 years, यानी 2 बार रिन्यू करवाना पड़ेगा अगर ये पब्लिकेशन इंप्लीमेंट होता है तो। So instead of 10 + 5, the new rule suggests or new publication suggests it is 5 + 5 + 5. Next है permits filing multiple design of the same class in a single application, reducing cost and paperwork। एक से ज्यादा डिजाइन अगर सेम क्लास की है तो एक ही एप्लीकेशन में फाइल हो सकती है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि भाई एक ही डिजाइन को फाइल करना है, अलग अलग डिजाइन भी फाइल करो, मगर एक ही क्लास की है, फर्नीचर क्लास की है तो 10 फर्नीचर एक साथ में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही फाइलिंग मानी जाएगी। तो ये मल्टीपल डिजाइन को अलाउ करने के लिए एक विंडो ओपन कर रहा है ये पब्लिकेशन। दिनेश सर, एनी डाउट? एप्लीकेंट भी एक ही लगेगा, चलेगा ना सर? हाँ मैडम, एप्लीकेंट सर भी जी, एक सर ही। जी, सर जी, सेम एप्लीकेंट। जी सॉरी सर, मैं को ना किसी ने बुला लिया, मैं क्या कहूँ आपको। आई एम लिटरली वेरी सॉरी। अभी मेरे को क्या सर, ये 5th नहीं सब बता दे थोड़ा सा। 5th है सर, पहले कितनी पेनल्टी थी डिजाइन में 25 इंफ्रिंजमेंट से में? 50,000 सर। हाँ, अब वो 50 लाख तक जा सकती है, 50 lakhs। ओके, राइट। फिर एक्सटेंशन कितना था कॉपीराइट डिजाइन जाओ में? यहाँ से। 10 + 5। हाँ जी अब सर। वो चेंज होके, अब 5 + 5 + 5। हाँ यानी 15 ही बरस, बट 2 बार एक्सटेंशन। अच्छा है 15 ही, ओके। हाँ जी। फिर मल्टीपल डिजाइन, अगर फर्नीचर में आप टेबल चेयर कपबोर्ड कितने भी आर्टिकल ले लो, अगर मल्टीपल डिजाइन है, उसके ऊपर डिजाइन भी अलग अलग है मगर सेम क्लास के अंदर है, तो मल्टीपल डिजाइन एक ही एप्लीकेशन में फाइल कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है सर। हम्म। फिर मतलब नेक्स्ट है, एक पे शेर बना दिया, एक पे चीता बना दिया, हाँ जी, ऐसा। मगर क्लास एक ही है सभी का, फर्नीचर ही है। जी। तो जो फाइलिंग की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकती है। ओके। फिर नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ एप्लीकेशन अलाउज
splitting of design application to protect valid design when objections arise. अगर मान लीजिए कि आपने मल्टीपल डिजाइन फाइल की तो और आपके कोई एक पर्टिकुलर डिजाइन पे कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आप उसे स्प्लिट कर सकते हो, यानी बाकी की डिजाइन सेफ रहेगी, वो एक डिजाइन आपकी इनवैलिड हो जाएगी या निकल जाएगी। तो स्प्लिटिंग का भी ऑप्शन, डिविजनल का भी ऑप्शन ऐड हो जाएगा अब। ओके, यहाँ पर अगर कोई कोई एक डाउट? ऐसी डिजाइन है जो कि वैलिड नहीं है तो उसको हम नहीं, रिमूव यहाँ कर पर सकते हैं। ऐसे ऐसे देखिए सर, पहले क्या था कि मल्टीपल डिजाइन अलाउ करना। अब हम्म। मल्टीपल 4 डिजाइन आपने फाइल की, 4 में से एक इन्फ्रिंज हो रही है तो बाकी के 3 को क्या करेंगे? उसको रख लेंगे। हाँ, तो वो स्प्लिट करने का भी प्रावधान दिया गया है, यानी अब डिजाइन के अंदर भी डिविजनल हो सकेगा। जी। जी, सारिका मैडम आप कुछ कह रहे थे इस पॉइंट्स में 5, 6, 7, 8 में? सर इन्होंने यहाँ तो बोला है कि रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड पेपर वर्क 7 में। हम्म। आग ऊपर के इसमें तो बढ़ा दिया है ना सर, 5 है तो हमें फॉर्म नंबर 3 भी भरना पड़ेगा, बाद में 4 भी लैप्स हुआ तो भरना पड़ेगा। हाँ, मगर मैडम उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी ना। क्यों सर, कॉस्टिंग क्यों कम हो जाएगी? अगर 10 बरस के लिए आप 10 बरस के लिए 1,000 रुपये रख रहे हो फॉर्म नंबर 1 की फीस, हाँ। तो 5 बरस के लिए 500 रुपये हो जाएगी। जो इनिशियल फाइलिंग कॉस्ट होती है ना, वो कम कर दी जाएगी। और फॉर्म 1 की डिजाइन फीस? हाँ मैडम, अभी जीआई में भी ऐसा ही हुआ है, जीआई की फीस कम कर दी गई है। ये ओके सारी ओके। चीजें इसलिए करवाई जाती है ताकि लोग बहुत सस्ते दामों पे बहुत सारी डिजाइन फाइल करवाएं। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ इट। Sir, and the fourth point is about delayed publication of registered design. डिफर्ड पब्लिकेशन। डिले करने का, डिले पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। हाँ जी, तो जो इनकम्प्लीटनेस है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं 30 मंथ्स में, जो पहले 6 मंथ थे। हाँ, एक तरीके से कि आप डिलेड करोगे पब्लिकेशन को तो उतना टाइम मिलेगा आपको अपनी डिजाइन को। और डिजाइन अ, थोड़ा सीक्रेट भी रख सकते हैं फॉर दैट रीजन। जी मैडम, मगर रखने से फायदा? पता नहीं सर, वो दूसरे कंट्रीज में है, उसी को जी, कॉपी कर रहे हैं सर, हैग एग्रीमेंट के। परफेक्ट। जी, तो एक फायदा मैंने बताया, करेक्ट। सो वन ऑफ द रीजन जिससे हम याद रख सकते हैं पॉइंट को, दैट्स व्हाई, नथिंग एल्स। ओके, तो मैडम ये भी सारिका मैडम की बात सही है, बट मल्टीपल डिजाइन्स के केस में उन्होंने पेपर वर्क तो बचाया है। बार बार आपको डिजाइन को फाइल नहीं करना पड़ेगा, एक ही साथ में 10 डिजाइन है, 10 के 10 आर्टिकल को लगा दो एक ही डिजाइन में, हो जाएगा वहां पर क्लियर। सेम क्लियर है मैडम? डिविजनल एप्लीकेशन जो पेटेंट में है वो यहाँ पे हाँ apply- सर। कहाँ पर मैडम, जो कौन सा? डिविजनल एप्लीकेशन जो। जी मैडम, वो हाँ सही बात है, वो पॉइंट नंबर 8 कहा आपने, मैं पॉइंट नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। हाँ, ओके ओके। लास्ट 2 पॉइंट्स, ये सारी चीजें क्यों करवाई जा रही है? इनेबल्स सिंगल विंडो इंटरनेशनल डिजाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू दी हेग सिस्टम। जैसे पेटेंट में पीसीटी है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, वैसे ही यहाँ पर हेग एग्रीमेंट रहेगा, और हेग एग्रीमेंट के थ्रू आप रियाद ट्रीटी के थ्रू मल्टीपल कंट्रीज में फाइल कर पाएंगे एप्लीकेशन को। ये एक सिंगल इंटरनेशनल फाइलिंग सिस्टम बनेगी। रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी simplifies procedure, allows time relief, deferred publication and improves ease of doing business। यानी आप बहुत सारी कंट्रीज में रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी के थ्रू फाइल कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशंस को, और उतना ही बड़ा आपका बिजनेस स्पान कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि इंटरनेशनल फाइलिंग सिस्टम अब इंडिया अडॉप्ट करने जा रहा है। तो ये सारे अमेंडमेंट्स थे, ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूं, आप एक बार देख लीजिएगा। और साथ ही में अगर आपको
मेन लिंक यहाँ पर चाहिए ये पब्लिकेशंस की, तो वो भी दिखा देता हूँ कहाँ से मिलेगी। सर ये 10वां नंबर पॉइंट क्या था? रियाद ट्रीटी को फॉलो कर रहे हैं सर ये। तो हेग 9वां ट्रीटी का नंबर क्या पॉइंट बताया था फिर? हेग। हेग एग्रीमेंट है सर। हाँ जी, हाँ जी। हेग ट्रीटी नहीं है, हेग एग्रीमेंट है, उसके अंदर रियाद ट्रीटी है। ओके, ओके, ओके। सर ये अब लिंक्डइन पे किसी ने डाला हुआ है? शीतल मैडम नहीं डाला है। अच्छा, ग्रेट। मैं सर लिंक्डइन पे सभी से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो कैसे करें हम एक बार? सभी को बोल देंगे कि प्रोफाइल अपनी अपनी शेयर कर दो और सभी एक दूसरे को फॉलो कर लें। जी। एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए सर, फिर कर लेंगे अच्छा, ये। हाँ ये बात भी सही है सर। आईपी इंडिया सर में ग्रुप में कर दिया सांगवी मैम ने ये डाल वाला दिया। पोस्ट। आपने भी डाल दिया, मैंने भी पेस्ट किया, दोनों साथ में हो गए। आपने वो शीतल मैम वाला किया, मैंने वो एक्चुअल हम्म, वाला जो है वो वाला कर दिया। हाँ। ये भी है। ये कौन है? अरुण दत्त। ओके, चलिए। ये सर मेन है जो ऑफिशियली जो अनाउंस हुआ था कि भाई जी क्या सर। क्या चीजें अमेंड होने वाली है। ये 11 पेज का पूरा सर्क्यूलर है। ये 11 पेज भी पढ़ सकते हैं आप। और छोटा सा जो क्रक्स, मेनली जो सारी बातें 10 पॉइंट में समराइज की है, वो समरी भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों की लिंक है। अ, सर आप अपनी इसमें सर तरफ वो से वाली एक बार। बात नहीं कही गई कि आप जैसे पहले कह रहे थे कि हम पब्लिश तभी करते हैं जब ग्रांट होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो वो बात नहीं करेगी कि पहले हम पब्लिश करें बाद में रजिस्टर करें? नहीं सर, ऐसा नहीं है। डिजाइन में जब पब्लिश हुआ उसी को ही ग्रांट माना जाता है। डिजाइन में सर इतना चेकिंग नहीं होता, उसमें कोई क्राइटेरिया चेक नहीं किया जाता। उसमें सिर्फ प्रायरली पब्लिश, यानी उससे पहले अवेलेबल है कि नहीं है, उतना ही देखा जाता है। नहीं, आपने जब रियाद ट्रीटी बताई थी ना, तब ये था कि रियाद ट्रीटी कहती है कि दो कारण बताए थे आपने कि रियाद ट्रीटी कहती है कि हम्म, पब्लिशिंग और ग्रांट में कुछ समय का अंतराल होना चाहिए, पीरियड गैप होना नहीं चाहिए। सर, नहीं 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 नहीं, वो आपने मिक्स कर दिया। वहां पर जी। भी मैंने यही कहा था कि अभी क्या है कि सेक्शन नंबर 21 ये कहता है कि अगर आप कोई एग्जीबिशन में अपनी डिजाइन को एग्जिबिट करते हो विदाउट फाइलिंग फॉर्म 9, तो अब आप अपनी डिजाइन को फाइल ही नहीं कर सकते हो। यानी डिजाइन को ऐसे बनाना है कि फर्स्ट टू फाइल देन टू यूज। पहले आपको डिजाइन फाइल करनी पड़ेगी, फिर आप उसको यूज कर सकते हो। ये अभी तक का ट्रेडिशन है इंडिया में। अब ये ट्रेडिशन को ब्रेक करने जा रहा है ये पब्लिकेशन, या फिर आप बोल दीजिए रियाद ट्रीटी। रियाद ट्रीटी या हैग एग्रीमेंट क्या कहता है कि पहले आप पब्लिश कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जहां पर भी पब्लिश किया है। अब आप 12 महीने के अंदर अंदर उस पब्लिकेशन को रजिस्टर कर दो, यानी फाइल कर दो। नहीं नहीं सर, ये बात नहीं, आपने मुझे रियाद ट्रीटी समझाते हुए ये बताया हाँ। था कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारा पब्लिश तभी होता है जब ग्रांट होता है। जी। ये तो एग्जीबिशन वाली बात होगी ना। तो हाँ। रियाद ट्रीटी में ये प्रपोज किया गया है या ये होता है कि पब्लिशिंग जो है वो ग्रांट होने से पहले होती है, जैसे पेटेंट नहीं में सर, होती है। हाँ पेटेंट में होती है। जी। और वो नहीं होता है डिजाइन में सर। डिजाइन में वो कभी भी नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो आप उसको भूल जाइए। मैं भूल गया डिजाइन सर। डिजाइन में पब्लिकेशन क्या समझेंगे आप सर? पब्लिकेशन इन अदर एरियाज, यानी एग्जीबिशन में पब्लिकेशन, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन, किसी रिसर्च पेपर में पब्लिकेशन, या कहीं पर भी आर्टिकल आप अपना जो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपने वो बना दिया, ओके, क्या बोलते हैं अच्छा अच्छा उसको। अच्छा, आप उस तरह से कह रहे थे, मैं किसी और तरीके से ले गया, ठीक है। जी। दूसरा सर, आपने कहा था कि भी एक वीडियो बना दी जाएगी और उसी से डिजाइन प्रोटेक्ट हो जाएगा, वो हाँ रियाद अब वाले आया ग्रुप ना, में। जियो एनिमेशंस, एनिमेशंस, जीयूआई हम्म। सारी अलाउड करने की बात कर रहे हैं वो तो।
ठीक सर, ठीक है। It's about my subject, visual communication का ही पूछिए। हाँ, विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअली कम्युनिकेट होगी डिजाइन। जी। जी, अब इंटरेस्टिंग रहेगा ये चीजें कैसी है। प्रदीप पाल सर, आपने ये अमेंडमेंट पढ़ा? सर नहीं, अभी नहीं पढ़ा है मैंने ये। एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सर, शांत दिमाग से। ठीक है सर। जी। तो अब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग आ रहे हैं, संघवी मैडम, प्रदीप पाल सर, सारिका मैडम, शीतल मैडम एंड दिनेश सर, कि आप अपना एक 2 या 3 मिनट का वीडियो बनाइए और वो वीडियो ग्रुप में डालिए। अगर आप ऐसा करेंगे और कल अगर कोई एक्सपर्ट नहीं आए तो हम उस वीडियो को चैट जीपीटी में डालेंगे, जेमिनी में डालेंगे और पूछेंगे उनको कि व्हाट शुड बी द लाइकली क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड ड्यूरिंग द वाइवा वॉइस फ्रॉम दिस इंट्रोडक्शन। अगर आप वैसे एआई का यूज करेंगे तब भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वाइवा वॉइस में जो पूछे जा सकते हैं वो मिलेंगे। तो एआई असिस्टेंट है, एआई असिस्टेंस है हमारे पास, एआई का यूज कर सकते हैं, बट फॉर दैट पर्पस हमें अपना इंट्रोडक्शन चाहिए। तो प्लीज आप 2 मिनट का टाइम है तो अभी ही 10:21 हुई है, वी आर हैविंग 9 मिनट्स लेफ्ट। आप एक 2 मिनट का टाइम निकाल के आपको जो भी समझ में आ रहा है कि आप जो भी बोलने वाले हैं 2 मिनट में, विद इन 2 मिनट्स 120 सेकेंड्स वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसे ग्रुप में डाल दीजिए। करेंगे अभी ये एक्सरसाइज सभी लोग? इंट्रोडक्शन बोलनी है सर। इंट्रोडक्शन बोलनी है सर, और उस इंट्रोडक्शन का यूज करके हम फिर एआई का यूज करके हम ऐड कर पाएंगे चीजों को। फिर मीन्स उनसे पूछेंगे कि एआई को हमसे क्या। कहेंगे कि हाँ, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं फ्रॉम जी, द पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट। बहुत बढ़िया सर। मैंने खुद भी यही सोचा था, करूंगा मैं। तो ये आपके थ्रू करते हैं और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी, हाँ, प्रदीप एच सर। सर हाँ कैसे सर? जी मैडम। सर, एक क्वेरी थी मेरी। सर वो हम्म, एक एक दिन एक क्लास में रजत सर ने 50+ जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो मैन्युफैक्चर या सेल हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड कुछ बताया था हम्म, डिजाइन में। तो वो हम्म, मुझे एक बार फिर से समझना था, वो उसमें क्वेरी थी मुझे। जी मैडम। सर आज किसी का इंटरव्यू था ना? आज इंटरव्यू था पुष्पेंद्र सर का, जी। थ्रू पूजा मैडम। तो पुष्पेंद्र सर नहीं आए हैं, नहीं आ पा रहे हैं। एंड कल अखिल सर का इंटरव्यू है, कल अखिल सर भी नहीं आ पाएंगे। कल सर भी इंटरव्यू इंटरव्यू, अगर मैं ही कल दे देता किसी हूँ को सर। देना है तो बताइए। हाँ सर, मैं सर, श्योर सर। आपने बोला है मैं अभी यही देता हूँ आपको। मेरा तो सुना ही है आपने। दोबारा बोल देता हूँ वही। सर मुझे वीडियो चाहिए वो सर। अच्छा चलो मीन्स वीडियो। आप अगर अपना वीडियो बना के भेजेंगे ना तो मैं उसको एआई में इनपुट दे पाऊंगा ना, ऐसे कैसे ठीक दे सर, ठीक पाऊंगा? ठीक 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 सर, ठीक। इसमें मैडम डिजाइन में आप पब्लिकेशन में जाएंगे ना, मैन्युअल में जाना है। और मैन्युअल में जब आप जाएंगे उसमें या तो 50 या फिर एक सर मैनुअल हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। सर जितनी चीजें ये है ना, मीन्स इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, वो सारी जी। चीजें आपने पढ़ ली है। आप एक बार मैन्युअल को ओपन करके देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी। हम्म। जी, अब मैडम यहां से हम पढ़ेंगे, संघवी मैडम, इफ द डिजाइन इज रजिस्टर्ड अंडर द डिजाइन एक्ट। अगर कोई डिजाइन डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है, द डिजाइन वुड लूज इट्स कॉपीराइट प्रोटेक्शन अंडर कॉपीराइट एक्ट। तो फिर अगर उसका कॉपीराइट लिया गया है तो उसका कॉपीराइट प्रोटेक्शन निकल जाएगा। इफ इट इज अ डिजाइन रजिस्ट्रेबल अंडर द डिजाइन एक्ट बट हैज नॉट सो बीन रजिस्टर्ड। अगर कोई ऐसी डिजाइन है कि जो डिजाइन एक्ट के अंदर आनी चाहिए थी बट वो डिजाइन में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, the design would continue to enjoy copyright protection under the act so long
as the threshold limit of application on article by an industrial process for more than 50 times reached. यानी अगर आपने उसमें से आर्टिकल्स बना दिए, 50 आर्टिकल्स बना दिए, तो फिर वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर लेता है, फिर वहां पर कॉपीराइट का मोनोपोली नहीं रहेगा, फिर वो डिजाइन के अंदर मानी जाएगी. बट वंस दैट लिमिट क्रॉस्ड, it would lose its copyright protection under the Copyright Act. This interpretation would harmonize the Copyright and Design Act in accordance with the legislative intent. Any doubt, संघवी में? सर दैट मीन्स अगर डिजाइन रजिस्टर्ड है तो अपन कॉपीराइट में नहीं फाइल कर सकते हैं सेम चीज. नहीं मैडम, वो तो बाय डिफॉल्ट कॉपीराइट ही है आपका. डिजाइन इज अ कॉपीराइट बट फॉर 15 years. नहीं, अंडर कॉपीराइट एक्ट फाइल नहीं कर हाँ, सकते. अंडर कॉपीराइट एक्ट आप नहीं कर सकते हैं. ओके. एंड अगर डिजाइन रजिस्टर्ड नहीं है एंड मतलब अगर डिजाइन रजिस्टर्ड है नहीं कि 50 मतलब 50 वाला अभी भी नहीं क्लियर मैडम, हुआ. सर अगर मान मैं लीजिए बताना कि चाहूंगा डिजाइन. सर, अगर आप जी अलाउ करें तो, जी 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 सर, जो मैं प्लीज. समझ पा रहा हूँ कि अगर कॉपीराइट आपने फाइल किया है ना मैडम, और थैंक यू उस सर. कॉपीराइट का जो प्रोडक्ट है या जो भी कॉपी है उसकी, वो 50 से ज्यादा अगर आपने बना दिया, तो वो कॉपीराइट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाएगा. कॉपीज फिर नहीं सर, कॉपीज नहीं, कॉपीज हाँ नहीं. जी, कॉपीज नहीं. फिर आर्टिकल क्या? पे, इंडस्ट्रियल आर्टिकल पे. प्रोसेस. ओके, राइट. तो आर्टिकल अगर ऑन आपने एन 50 से आर्टिकल ज्यादा बाय बना दिया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस. हाँ, तो वो कॉपीराइट से बाहर हो जाएगा. फिर वो डिजाइन भी तब कहलाएगा जब आप उसको डिजाइन में प्रोटेक्ट करेंगे. ऐसा क्या? जी सर. जी, प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा, फीस तो देना ही पड़ेगा. बट फिर वो उनकी कॉपीराइट क्या उसको कॉपीराइट की इन्फ्रिंज नहीं प्रोटेक्शन करेगा? निकल गई. हाँ सर वो कॉपीराइट की प्रोटेक्शन निकल गई फिर उसकी. जी, वो कॉपीराइट माना ही नहीं जाएगा. माना नहीं अगर जाएगा वो तो वो. डिजाइन रजिस्टर्ड हुआ तो डिजाइन माना जाएगा, बट कॉपीराइट नहीं. मान ओके. लीजिए बट कि ये अगर पावर बैंक है, सिंघवी मैम, मान लीजिए कि ये यस पावर बैंक है. इस पावर बैंक की फोटो निकाल के आपने कॉपीराइट में डाल दी, हो सकता है इसका कॉपीराइट के नहीं, फोटो का. फोटो का हम्म हो सकता है. ओके. फिर मैंने इसको आस्थेटिक लुक, इसका बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर रिंग है, यहाँ पर एलईडी लाइट्स हैं, पीछे भी एक स्लॉट दिया गया है. वो सारे आस्थेटिक लुक को मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने इस जो है पावर बैंक, उसको बना दिया. मैंने इसका जो बॉक्स है, अपर बॉक्स, आउटर लेयर है, आस्थेटिक लुक है, उसको मैंने बना दिया 50 टाइम्स. वही सेम टू सेम जो आपने फोटो में डाला है कॉपीराइट में. तो क्या अब उसका कॉपीराइट प्रोटेक्शन वैलिड रहेगा? अब वैलिड नहीं रहेगा. नहीं रहेगा. बाय डिफॉल्ट वो वैलिड नहीं रहेगा. अब वो आप डिजाइन करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहे तो, वरना कॉपीराइट वैलिड नहीं रहेगा. अब बात करते हैं दिनेश सर की, कि क्या इस केस में जब पब्लिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, जब पहले से ही वो चीज पब्लिश्ड है कॉपीराइट में, तो क्या उस पे डिजाइन मिल सकेगी? जी हाँ सर, यही चीज ये बोल रहा है कि डिजाइन मिल सकेगी, क्योंकि वो कॉपीराइट के अंदर पब्लिश्ड है और कॉपीराइट भी आपके नाम पे ही पब्लिश्ड है. तो आप ही दूसरी बार डिजाइन फाइल करेंगे तो आप ही को मिल पाएगा और किसी को नहीं मिल पाएगा. दैट वुड बी द करेक्ट लॉजिकल ये आंसर ऑफ इट. 50 आइटम बना दिया या बेच दिया बना करके सर कॉपीराइट? बना दिया सर, बना सिर्फ दिया. बना दिया, बेचने का कहां पर नहीं लिखा है. ठीक सर, ठीक. तो सर अगर किसी चीज का कॉपीराइट ले रहे हैं तो 50 से ज्यादा बना ही नहीं सकते. अगर बना दिया तो राइट ही लूज कर देंगे. ये तो जी मतलब मैडम. काफी मतलब. मैडम कॉपीराइट, कॉपीराइट का मीनिंग है ना, आप पता नहीं आप किस तरीके से ले रहे हैं कि कॉपीराइट कोई भी चीज पे नहीं होता है. आप कभी भी मुझे बताओ कि कॉपीराइट किसी आर्टिकल पे, आर्टिकल पे नहीं है, बुक होती है, लिटरेरी बुक वर्क से होते हैं. सपोज. हाँ. हाँ, या फिर सिनेमेटोग्राफी होती है. हम्म. कोई कभी भी कोई चीज जो 2D को आप एनिमेटेड यानी रनिंग में डाल रहे हो, वो चीज हो पाएगी. बट ऐसा कभी भी कोई ठोस चीज नहीं होगी, यानी कोई वस्तु नहीं होगी. अगर आप उसको कॉपीराइट के अंडर डाल रहे हो तो ये वस्तु नहीं जा सकती है. वहां पर वही जा सकता है, कागज का टुकड़ा जा सकता है. जिस कागज के टुकड़े पे आप कुछ भी बना सकते हो, वो सारी चीजें कॉपीराइट हो सकती है. यानी आपकी इमेजिनेशन कितनी भी बढ़िया हो, वो कॉपीराइट हो सकती है.
बट अगर इमेजिनेशन इम्प्लीमेंटेबल ना हो तो ना डिजाइन हो सकता है, ना उसका पेटेंट बन सकता है। ओके, तो सपोज से सब किसी बुक का कॉपीराइट लिया हुआ है, हम्म। तो बुक की तो और उस मल्टीपल। बुक में से आपने ये पोर्शन यानी ये जो पावर बैंक है वो बना ली, तो फिर उतना प्रोटेक्शन आपका चला गया कॉपीराइट का, हाँ पूरी नहीं, बुक नहीं जाती है। मेरा क्या क्वेश्चन ये है, सपोज अगर एक बुक है, बुक में जो कंटेंट है उसका, पूरे उस बुक के लिए कॉपीराइट लिया हुआ है किसी ने खुद से बुक लिख के, देन उसकी 50+ कॉपीज मार्केट में आ गई है। हाँ तो चलेगा ना मैडम, वो थोड़ी ना आर्टिकल है, बुक्स को आर्टिकल नहीं बोल सकते हो आप, ओके ओके, ठीक है बुक फिर। कोई अब आर्टिकल नहीं है। हाँ। किसी प्रोसेस के थ्रू अगर कुछ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट टाइप का कुछ बनाया जा रहा है, तो देन दैट इज हम्म। कॉल्ड आर्टिकल। ओके ओके, ठीक है। हाँ। थैंक यू सर। ओके, एनी अदर डाउट? तो आज का भी सेशन हम एंड करते हैं। प्रदीपेश सर, हमने एक टास्क रखा है कि आप अपना इंट्रोडक्शन, सभी लोग अपना इंट्रोडक्शन 2 मिनट का बना के अभी ही सबमिट करेंगे बिफोर 11 PM ताकि हम कल इसको जेमिनाई या चैट जीपीटी में डाल के उनसे पूछ सकें कि व्हाट शुड बी द लाइकली क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन वाइवा वॉइस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन। तो वो हमें करना है, इतना अभी ही करके सोना है, अभी ही करके 2 मिनट का इंट्रोडक्शन, 2 मिनट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बस इसी के साथ एंड करते हैं सेशन को। अगर कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिएगा। जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू सर।